Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स को, कक्षा 11 भौतिकी को। अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग समझ रहे हैं सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसमें हम लोग कुछ टर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ बिंदुओं के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग लास्ट में हम लोग स्पीड यानी चाल, वेग, विस्थापन और दूरी, और इसके अलावा औसत वेग, औसत चाल, और अब हम समझ रहे हैं तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने उसी टॉपिक को करते हैं कंटिन्यू, और आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और सीखते हैं आज की बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हमने तात्क्षणिक चाल के बारे में बात करी थी, तात्क्षणिक वेग के बारे में बात करी थी। ठीक है, हमने ये कहा था कि किसी क्षण विशेष पर, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट टाइम पर हम लोग बात करेंगे वस्तु की चाल के बारे में, तो उसे हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे। तात्क्षणिक मतलब किसी एक क्षण पर। ठीक है, पूरी यात्रा में किसी एक क्षण की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसे हम तात्क्षणिक कहेंगे। और उसी क्षण पर अगर वस्तु के वेग को हम मेजर, वेलोसिटी को हम मेजर कर रहे हैं तो उसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं? v इज इक्वल टू, आप जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो वेग बराबर विस्थापन बटे समय है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो जो तात्क्षणिक चाल है कि एक बहुत छोटे से टाइम में कितना विस्थापन में परिवर्तन हुआ और समय अंतराल कितना था, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? समय को बहुत छोटा लेना पड़ता है ना। क्षण के लिए समय, क्षण के लिए जो समय है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है ना। तो मैथमेटिकली हम जो बात बोल रहे हैं तात्क्षणिक वेग की, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब जो समय अंतराल है वो बहुत छोटा है। डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समय अंतराल को। और समय अंतराल का जीरो की तरफ जाना मतलब समय अंतराल बहुत छोटा है, जीरो के बहुत नजदीक है, ये बात ये दिखा रहा है। ठीक है, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी कि विस्थापन में कितना चेंज हुआ है और समय अंतराल कितना है, तो इसको हम तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। ठीक है, v से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा v से नहीं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया? चलिए, तो ये था हमारा औसत, सॉरी, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल। अब हम क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि अगर ग्राफ में हमको वेग दिया होगा, ग्राफ में हमको वेग दिया होगा तो हम किस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ, पहले आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, है ना। ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, और ग्राफ पढ़ने के लिए आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास, हमने अपनी 9th क्लास में डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स पढ़े थे, पहले हम उसको रिवाइज करते हैं। ग्राफ, हमने विभिन्न प्रकार के ग्राफों का जो है 9th में पढ़ा था। स्थिति समय ग्राफ सबसे पहला ग्राफ था। स्थिति समय ग्राफ, जिसे हम पोजीशन टाइम, चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ कह लीजिए, ठीक है, चाहे आप इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह लीजिए, चाहे आप इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह लीजिए। ठीक है, अब इतने सारी चीजों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप सिंपली इसको पोजीशन टाइम ग्राफ आप बोलेंगे तो सबसे बेस्ट वही रहेगा। दूरी समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? आप इसे पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि स्थिति समय ग्राफ बोलें। सेकंड, वेग समय ग्राफ। ये दो ग्राफ जो है आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये दोनों ग्राफ्स आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9th में आपको पढ़ने को मिला होगा। तो क्लास 9th का जो सिलेबस है वो आपको क्लास 11th में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्थिति समय ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए होती है। दो अक्ष चाहिए होते हैं। ठीक है, ये दो अक्ष है हमारे पास। एक अक्ष कौन सा होता है?
ये वाला होता है एक्स अक्ष और ये वाला होता है वाई अक्ष। ये हो गया मूल बिंदु O, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिति समय ग्राफ। सबसे पहला हम स्थिति समय ग्राफ को डिनोट कर रहे हैं। तो स्थिति समय ग्राफ की अगर परिभाषा हम देखें, स्थिति समय ग्राफ को हम लोग डिफाइन करें तो वो ग्राफ जिसमें एक्स अक्ष पर वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन और वाई अक्ष पर समय को डिनोट सॉरी गड़बड़ हो गया। एक्स अक्ष पर समय एवं वाई अक्ष पर वस्तु की स्थिति को डिनोट किया जाता है। तो जो ग्राफ बन के आता है उसको हम लोग कहते हैं स्थिति समय ग्राफ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, एक्स अक्ष पर समय, वाई अक्ष पर स्थिति यानी पोजीशन। तो हम स्थिति को ऐसे लिखते हैं एक्स से, एक्स, और समय को ऐसे लिखते हैं टी से। तो ये हो गया हमारा स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, अब स्थिति समय ग्राफ हमको अलग अलग प्रकार से मिल सकता है कि सपोज हम ये बोलते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पहले टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से समझिए इसको। बिल्कुल ही बेसिक से बता रहा हूँ आपको ये बातें। चलिए, तो इधर ले लेते हैं हम समय और इधर ले लेते हैं स्थिति। सपोज हम ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट करा, 0 सेकंड पर उसकी स्थिति 0 थी, 1 सेकंड बाद उसकी स्थिति 1 मीटर हो गई, 2 सेकंड बाद उसकी स्थिति 2 मीटर हो गई और 3 सेकंड बाद उसकी स्थिति 3 मीटर पहुंच गई। तो अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो सपोज हम इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं 1 2 3, 1 2 3। तो पॉइंट्स को अगर नोट डाउन करें तो 0 पर 0 1 पॉइंट ये मिलता है हमको, 0 पर 0 0,0 1 पॉइंट ये मिलेगा। दूसरा पॉइंट है 1,1 तो 1 पॉइंट ये मिलेगा। तीसरा पॉइंट है 2,2 तो 2,2 1 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। और चौथा पॉइंट है 3,3 तो 1 पॉइंट यहाँ पर। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो इनको अगर हम मिला देंगे तो हमें एक ऐसी सीधी रेखा मिलेगी। ग्राफ बन गया है एक सीधी रेखा, देख रहे हो आप, ठीक है। इस सीधी रेखा का क्या मतलब है, इस सीधी रेखा का क्या मतलब है, ये सीधी रेखा हमको बताती है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। जैसे यहां से पता लगाओ, 1 सेकंड में उसने 1 मीटर दूरी तय कर ली, फिर उसके बाद 1 सेकंड और हुआ, उसने 1 और मीटर दूरी तय कर ली, फिर उसके बाद 1 और सेकंड हुआ, उसने 1 और मीटर दूरी तय कर ली। तो टोटल उसने 3 मीटर दूरी तय करी और टोटल उसको टाइम 3 सेकंड लगा। मतलब कि समान समय अंतराल में समान दूरी वो तय कर रही है। तो ये चीज हमको ग्राफ से देखने में भी पता लग रही है। कैसे कि ग्राफ जो है एक सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा है। तो मूल बिंदु से निकलती है एक सीधी रेखा है। तो इसका क्या मतलब होता है, जब कोई ऐसा ग्राफ बनेगा तो उसका मतलब होता है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। बात समझ में आई? तो वस्तु का जो ग्राफ है ना, वो हमको बहुत सारी बातें बता देता है। वस्तु का ग्राफ हमको काफी सारी बातें बता देता है। तो ऐसे ही ग्राफ्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ऐसे ही ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको टेबल बना के बताया एग्जाम्पल। अब हम लोग जो ग्राफ्स पढ़ेंगे वो हम बिना टेबल के पढ़ेंगे। एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फिर आपके साथ उसमें बात करूंगा कि ये ग्राफ से हमको एक्चुअली में पता क्या चल रहा है। ठीक है, पहला ग्राफ तो समझ में आ गया। ठीक, दूसरा ग्राफ अगर ऐसा होगा, पहले ग्राफ वाली बात लिख लेते हैं यहाँ पे। सीधी रेखा अगर हमको ग्राफ मिलेगा, मतलब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। यानी कि इसको हमने एक नाम दिया था, एक समान चाल या एक समान वेग, एक समान गति बोल लीजिए इसको, एक समान गति बोल लीजिए इसको।
आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बोला, नेक्स्ट में भी एक सीधी रेखा है, लेकिन कैसी है सीधी? ये एक्स अक्ष के समांतर, या फिर इसको कह लीजिए समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है आपकी बात है, तो अभी भी सीधी रेखा, पर ये समय अक्ष के समांतर है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम ये बोलेंगे कि समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है। यहां पर आप अगर इसको नोट करने की कोशिश करें, फिर से वही ग्राफ बनाइए आप अपने दिमाग में, वो टेबल बनाइए अपने दिमाग में। 0 सेकंड पर वस्तु 2 मीटर की स्थिति पर है, 1 सेकंड बाद भी वस्तु 2 मीटर की स्थिति पर है, 2 सेकंड बाद भी वस्तु 2 मीटर की स्थिति पर है, 3 सेकंड बाद भी 2 मीटर की स्थिति पर है, 4 सेकंड बाद भी 2 मीटर। यानी कि समय बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही। समय तो चेंज हो रहा है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब कि वस्तु रुकी हुई है, समझ रहे हो? वस्तु विराम अवस्था में है। ग्राफ पढ़ना आना चाहिए आपको, वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक हो गया? समय अक्ष के समांतर अगर सीधी रेखा हमको मिलेगी तो क्या हम मतलब निकालेंगे कि वस्तु कैसी स्थिति में? वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक हो गया? थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब सपोज ग्राफ हमको ऐसा मिल गया, सपोज ग्राफ मिल गया हमको कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो इसमें क्या पता लगेगा, इसमें हमको कुछ अलग बात पता लग रही है। देखो, इसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वस्तु 0 पे तो 0 थी, चलो 1 सेकंड बाद वस्तु में सपोज इतनी दूरी चली, 2 सेकंड बाद वो थोड़ा ज्यादा चल गई, 3 सेकंड बाद वो 2 मीटर दूरी है ना, फिर उसके बाद वो एकदम से बढ़ता जा रहा है ग्राफ, है ना। मतलब कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसने समान समय अंतराल में कितनी दूरी तय करी। तो याद कीजिए इसे हमने क्या नाम दिया था, याद कीजिए इसे हमने क्या नाम दिया था, जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करी। ठीक है, जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको हम कहते हैं असमान गति। असमान गति का ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहां पर ग्राफ हमको कैसा मिला है? वक्राकार। ग्राफ, तो जब वक्राकार मिलेगा यानी कर्व्ड ग्राफ मिलेगा, तो आप कहेंगे वहां पर वस्तु असमान गति से चल रही है। वहां पर वस्तु कैसे चल रही है? असमान गति से। ठीक हो गया? अब एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। अगर सपोज हमारे पास दो ग्राफ मिले दो वस्तुओं के, एक का ऐसा और एक का ऐसा, एक का ऐसा और एक का ऐसा, ठीक है, दोनों ही मूल बिंदु से निकल रहे हैं। ठीक है, एक जो है सपोज ए वस्तु कार, दो कार है, ए कार और बी कार, दोनों का स्थिति समय ग्राफ दे रखा है। तो क्या पता लग रहा है? तो जिस ग्राफ की ढाल ज्यादा है, दोनों का ग्राफ कौन सा? ये वाला है, सीधी रेखा है, मतलब एक समान गति कर रहे हैं। तो हमको क्या पता लग रहा है? जिस ग्राफ की ढाल ज्यादा है, जो ग्राफ ज्यादा ऊंचाई, जो ज्यादा खड़ा हो रखा है, उसकी चाल ज्यादा है। ठीक है, तो जो ढाल है वो रिप्रेजेंट करती है, जो ग्राफ की ढाल है, ढलान है, वो रिप्रेजेंट करती है चाल को। अगर ढाल ज्यादा है तो मतलब वस्तु की चाल ज्यादा है, अगर ढाल कम है तो वस्तु की चाल कम है। ठीक है, तो ये बातें हमको पता लगी हैं। कुछ हमने ये ग्राफ पढ़े हैं, स्थिति समय ग्राफ। आई होप आपको स्थिति समय ग्राफ पता लग गए होंगे। अब स्थिति समय ग्राफ का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख लेंगे, स्थिति समय ग्राफ का प्रयोग क्यों करते हैं। स्थिति समय ग्राफ का प्रयोग हम करते हैं, स्थिति समय ग्राफ का प्रयोग हम करते हैं किसी वस्तु की चाल निकालने में, किसी वस्तु की चाल निकालने में। और अगर ये विस्थापन समय ग्राफ है तो हम इसका प्रयोग करते हैं किसी वस्तु की वेग निकालने में। ठीक है, अगर हमने विस्थापन समय ग्राफ बना रखा है तो वेग फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमने दूरी समय ग्राफ बना रखा है तो हम चाल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो कैसे निकालेंगे चाल? तो चाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सिंपली x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो चाल होगी वह हम लोग कैसे मेजर करेंगे? वह हम लोग मेजर करेंगे x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 करके। x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 क्या? सपोज ग्राफ ऐसा मिला आपको,
किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट का जो गति का ग्राफ है वो ऐसे मिला। तो हमने बोला ये दो बिंदु हम इस पे ले लेते हैं। हमने बोला इस ग्राफ पे दो बिंदु ले लो, ये बिंदु और ये बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वस्तु की चाल बताओ कि जब ए बिंदु से बी बिंदु तक वस्तु गई तो उसकी चाल कितनी थी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर इधर गिराएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर इधर गिराएंगे। तो ये जो दो बिंदु होंगे, एक x2 होगा, एक x1 होगा, रीडिंग जो हमको मिलेगी। और एक यहाँ पर जो दो बिंदु होंगे, एक t2 होगा, एक t1 होगा। तो उन दोनों को माइनस, उनका जो डिफरेंस होगा वो हम चाल निकालेंगे। ऐसे सिमिलरली वेग के केस में भी करेंगे। आ गई बात समझ में? आ गई। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब इसका यूज करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वेग समय ग्राफ पर। चाल समय ग्राफ के बारे में इतनी बातें बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं वेग समय ग्राफ के ऊपर। वेग समय ग्राफ के ऊपर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, एक अक्ष पर लेंगे समय और दूसरे अक्ष पर वेग। ध्यान रहेगा, एक्स अक्ष पर लेंगे समय और वाई अक्ष पर लेंगे वेग। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम कहेंगे वेग समय ग्राफ। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ में एक्स अक्ष पर हमने स्थिति समय लिया था और वाई अक्ष पर स्थिति ली थी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समय तो रहेगा ही, एक्स अक्ष पर टाइम ने तो रहना ही है, लेकिन वाई अक्ष पर क्या आ जाएगा उसकी जगह पर, वाई अक्ष पर उसकी जगह पर आ जाएगा वेग। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस। तो चलिए वेग समय ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। वेग समय ग्राफ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ से हम दो चीजें पता लगा सकते हैं। नंबर 1, वस्तु का त्वरण पता लगा सकते हैं। वस्तु का त्वरण पता लगा सकते हैं। एंड नंबर 2, वस्तु ने जो यात्रा करी उसमें उत्पन्न विस्थापन पता लगा सकते हैं। दो चीजें हम जो है इस ग्राफ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले त्वरण के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्वरण के ऊपर बात करते हैं, एक्सेलरेशन। तो त्वरण ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, फॉर्मूले के ऊपर अगर बात करें तो वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। यानी समय के साथ वेग किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है वही तो त्वरण है ना। समय के साथ वेग किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है वही तो त्वरण है। तो चलिए कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं तो आपको पता लग पाएगी बातें। ठीक है, सिमिलरली ग्राफ्स को अगर आप पढ़ना सीख गए तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सरल रेखा में गति को आप ऐसे समझ जाएंगे। सबसे पहले इसी ग्राफ को पढ़ लेते हैं। तो वहां पर क्या था, एक समान चाल था। यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, समान समय अंतराल में वस्तु का वेग एक समान है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, एक समान वेग। फर्स्ट पार्ट है एक समान वेग। एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे। ठीक है, अभी ये पीछे एक केस छूट गया, एक मिनट इसे बात, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जाते जाते। अगर ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ पर अगर ग्राफ कुछ ऐसा होगा, उल्टा दिखाई दे आपको, एक्स अक्ष से शुरू हो रहा है, सॉरी वाई अक्ष से शुरू हो रहा है और एक्स अक्ष पे खत्म हो रहा है। तो इस केस में एक और कंडीशन लिख लीजिए, इसमें इसको हम डिस्कस करना भूल गए, 4th नंबर पे, ऋणात्मक वेग कहेंगे हम इसे। चाल नहीं कह सकते क्योंकि चाल तो ऋणात्मक होती नहीं। तो अगर ऐसे चल रही है वस्तु मतलब वेग है और वो ऋणात्मक वेग है। ठीक है, ये लास्ट वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ऋणात्मक वेग की, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। समझ गए? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो वस्तु का वेग में क्या देख रहा हूं, यहां पर वस्तु का वेग परिवर्तन वो है एक समान रूप से वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, सपोज
1 सेकंड पे वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड था, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड हुआ, 3 सेकंड बाद ही 6 मीटर पर सेकंड हुआ, 4 सेकंड बाद ही 8 मीटर पर सेकंड। तो वेग परिवर्तन की दर निकालो, या इस पॉइंट पे निकालो। वेग परिवर्तन कितना हुआ, 4 माइनस 2, समय कितना लगा 1, 4 माइनस 2, 2/1, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हुआ। इस पॉइंट पे निकालो, 2 से 3 जाने में 1 सेकंड लगे, 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2/1, यहाँ भी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। लास्ट वाले पॉइंट में देखो 1 सेकंड लगा, 8 माइनस 6, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। यानी कि वस्तु का जो त्वरण है वो एक समान है, कांस्टेंट। वस्तु का त्वरण क्या दिखेगा मुझे, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट वाला ग्राफ हमको मिलेगा, अगर समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन समान है, समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान है, तो यहां पर त्वरण जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है। ठीक है, ग्राफ आप बगल में देख रहे हैं, कैसे ग्राफ देखने को मिलेगा आपको, ऐसे। ठीक है, अब इसमें ही दो ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ अगर ऐसा होगा, दो कार है, सपोज एक कार ए एक कार बी, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका वेग समय ग्राफ ऐसा है। तो क्या मतलब हुआ, ए का त्वरण ज्यादा है, ए का त्वरण ज्यादा है, और बी का, ए मतलब क्या, त्वरण, ए का मतलब त्वरण से, बी का त्वरण कम है। समझ गए, ठीक है, लेकिन त्वरण कांस्टेंट होगा, दोनों का त्वरण क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया। बी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, बी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगेन, अगर असमान त्वरण होगा तो कैसा ग्राफ मिलेगा भाई, ऐसे देखो, वक्राकार, कर्व्ड। ठीक है, तो वक्राकार ग्राफ में, कर्व्ड ग्राफ में वस्तु जो है वो असमान रूप से त्वरित है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज जो बातें बताई गई क्लास में वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर रिवाइज करके लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।